हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक काव्य खंड यहाँ पर स्टार्ट किया था जिसका शीर्षक है उत्साह। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर इसी कविता में दो कविताएं यहाँ पर लिखी हैं। पहले पार्ट में उन्होंने उत्साह, जिसमें उन्होंने बादलों के लिए गरजने की बात की है कि बादलों को कहा है कि तुम आओ और खूब गरजो, खूब बरसो। और दूसरे में यहाँ पर जो फाल्गुन के महीने जो बसंत ऋतु आती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में उत्साह कविता पढ़ ली थी, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। इसका भावार्थ, कुछ अर्थ देखेंगे। उसके बाद अट नहीं रही, फाल्गुन के महीने की बसंत की ऋतु की जो यहाँ पर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, इसका भावार्थ और इसके कुछ शब्द अर्थों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, उत्साह जो कविता है ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही लिखी है। और इस कविता में यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, वो क्या कह रहे हैं, बादलों को वो कहते हैं कि तुम खूब गरजो। ठीक है। और चलिए इसकी रूपरेखा पढ़ेंगे, फिर आप आगे इसका भावार्थ भी जानेंगे। तो पाठ की जो रूपरेखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक और लोगों की आकांक्षाएं अर्थात लोगों की इच्छाओं को जो है पूरा करने वाला बताया है। क्यों? क्योंकि जब जो है भीषण गर्मी लग जाती है, भीषण जब गर्मी होती है तो उस समय हर किसी को इंतजार होता है, बादलों का इंतजार रहता है कि कब बादल आए और कब वो बरसे। तो ये हमारी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में बस हमें बारिश का ही इंतजार होता है कि कब बारिश आएगी। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा है कि बादल जो है लोगों की आकांक्षाओं अर्थात उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला इन्होंने बताया है। तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस अर्थात ध्वस्त और नष्ट अर्थात विप्लव यानी कि विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो कई बार जो है इससे जो है कई चीजें नष्ट भी हो जाती हैं बाढ़ से, या फिर भीषण जब कहीं बादल फट जाते हैं तो उससे कई हानि भी हो जाती है। तो दो रूपों में यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को बताया है कि एक तरफ वो हमारी इच्छाएं होती हैं कि बारिश आए और पूरी धरती को जो है क्या कर दे, बिल्कुल शीतलता उसको पहुंचा दे। क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि बस बारिश आ जाए, बादल कब छाएंगे और कब जो है बारिश आएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, वहां पर बादलों को यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि ये विद्रोह का भी क्या है, प्रतीक है। तो यहाँ पर विद्रोह का भी यहाँ पर प्रतीक बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो, कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सामाजिक क्रांति और चेतना वो लाना चाहते हैं। ठीक है। और आगे कहते हैं इस कविता में जो है एक आवाहन गीत है और अट नहीं रही है, क्योंकि इसी कविता में दूसरी कविता है कि अट नहीं रही है। कविता में कवि ने फाल्गुन के सौंदर्य और उत्साह उल्लास को दर्शाया है कि फाल्गुन के महीने जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय जो है क्या उल्लास, चारों तरफ जो सौंदर्य होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया है और उसके सौंदर्य उल्लास को दर्शाया है। फाल्गुन मास की शोभा जो है संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। और कवि का परिचय तो आपको बताया ही था प्रीवियस लेक्चर में। तो कवि जो है छायावादी के प्रमुख आधार स्तंभ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। और निराला की शिक्षा जो है घर पर ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का जो है घर पर ही उन्होंने अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वह अत्यधिक प्रवाहित थे, यानी कि प्रभावित थे। उनके विचारों से जो है वो क्या थे, आकर्षित थे और उनके अनुयायी रहे थे। उनका पारिवारिक जीवन बड़ा कष्ट और संघर्षों से भरा हुआ था। पिता, चाचा, माता, पत्नी और सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई थी। इनके अपने जनों का सभी की मृत्यु हो गई थी। उनके प्रसिद्ध जो काव्य रचनाएं हैं उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, ये कविताएं, ये जो रचनाएं हैं ये आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएंगी। ठीक है। और अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अप्सरा, अलका, प्रभावती, ये उपन्यास हैं इनके। ठीक है। लिल्ली, सखी, चतुरी, चामर, चतुरी चामर कहानी इनकी संग्रह है। प्रबंध, पद्य, चाबुक इनका निबंध संग्रह है। छायावादी कवि निराला की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता जो है, प्रकृति व प्रतीकों का जो है कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद है।
भाषा की सरलता, सहजता और संस्कृत निष्ठ जो है शब्दावली उनकी कविताओं की विशेषता है। कवि निराला का जो है निधन वर्ष 1961 में हो गया था। तो ये था इनका छोटा सा जीवन परिचय। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कविता जो है उत्साह, क्या यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या इसके शब्दार्थ हैं, इसका भावार्थ क्या है। बादल गरज, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो उत्साह कविता है वो बादलों के लिए है। यहाँ पर बादलों को क्या कहा गया है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि ने बादलों को गरजने के लिए कहा है। जब भीषण गर्मी हो जाती है उसके बाद जो है सभी ये उपेक्षा रखते हैं, ये आकांक्षाएं रखते हैं कि बादल कब आएंगे और पूरे आसमान को वो क्या करते हैं, घेर घेर घोर गगन, घोर का मतलब घना। तो जब घने बादल जो हैं चारों तरफ घिर जाते हैं उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पर इन दो लाइनों में कवि ने क्या कहा है कि बादल गरजो, और जब बादल गरजते हैं उसके बाद बरसेंगे। ठीक है, तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, यानी कि पूरे आकाश को घेर घेर कर बादल तुम गरजो। और फिर क्या कहते हैं, धाराधर ओ, धाराधर किसे कहा गया है, धारा का मतलब होता है जल, जो जल की प्रवाह होती है उसको धाराधर, यानी कि जल को धारण करने वाला। ओ मतलब है धाराधर, यानी कि बादल, यहाँ पर बादल से कहा गया है धाराधर को, क्योंकि धारा को धरने वाला यानी कि धारा को खुद में रखने वाला वो क्या हो जाएगा, बादल। धाराधर ओ घेर घोरी, हे धाराधर हे बादल तुम पूरे आसमान को क्या करो, घेर लो। घोर का मतलब पूरा उसको बिल्कुल घना, उसको क्या कर लो, घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, और यहाँ पर बादलों की जो है सौंदर्य के बारे में बताया है कवि ने। ललित का मतलब यहाँ पर सुंदर है, ललित ललित काले घुंघराले। और बादलों को यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो ये बादल हैं वो कैसे हैं, ललित ललित काले घुंघराले। किस प्रकार से, ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, काली और घुंघराले हैं। ठीक है, आगे कहते हैं बाल कल्पना कैसे पारे। यहाँ पर बादलों की जो तुलना है वो छोटे बच्चों की तरह की गई है बाल कल्पना से। जिस प्रकार से बच्चों की आपने कई बार देखा होगा, बच्चे कई जो है विचित्र प्रश्न पूछते हैं, यानी कि वो उनकी कल्पनाओं के प्रश्न होते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों की कल्पनाएं होती हैं ऐसे ही ये बादल हैं। ठीक है, विद्युत छवि उर में कवि, क्या कहते हैं, विद्युत छवि उर में कवि। विद्युत का मतलब क्या हो जाएगा, बिजली से हो जाएगा। अब देखो जब बादल, आपने देखा होगा बादल आते हैं तो फिर जो है बिजली भी क्या होती है, कड़कती है। बिजली भी आसमान में आपको चमकती हुई दिखती है। बादल जब आपस में टकराते हैं तो फिर जो है बिजली भी कड़कती है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, विद्युत छवि उर में कवि, उर का मतलब हृदय में। ठीक है ना, जो बादल हैं उन्होंने अपने हृदय में जो है क्या छिपा रखा है, कवि निजी नव जीवन वाले। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, और तुम्हारे सुंदर बाल जो हैं काले एवं घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के सम्मान घने हैं। अर्थात काले और सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यानित जो है करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे, क्या कहा उन्होंने, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की सी चमक है। ठीक है, क्योंकि बादल जब आपस में टकराते हैं, आपने देखा है, तो क्या होता है, फिर बिजली चमकती है। तो क्या कहा है, तुम्हारे हृदय में जो है बिजली की जो है की जैसी चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित और प्यासे जनों की जो है इच्छाएं पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि भी जो है क्या करते हो, संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में जो है वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम जो है कवि भी जो है अपनी नई नई कविताओं में अथवा भावनाओं को जो है जो जिस प्रकार से वज्र छिपकर जो है नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार का जो है यहाँ पर जोश से भर दो। ठीक है, तो इसके आप शब्द अर्थ भी लिखेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर आपको शब्द अर्थ लिखाएंगे। तो ये इसके कुछ शब्द अर्थ हैं, साथ ही साथ इसका भावार्थ भी है। तो
पंक्तियों को आप लिख लेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से प्यारे प्याले पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर घोर का मतलब भयंकर हो सकता है या घना हो सकता है, ठीक है ना। घोर यानी कि इसको आप घना भी लिख सकते हैं। गगन का मतलब आसमान से है। धाराधर का मतलब बादल। धारा यानी कि धारा क्या होती है, धारा जानते हैं आप। धाराधर यानी कि धारा का मतलब जिसमें पानी, जो पानी की जो धारा होती है उसको धारा कहा जाता है। तो धारा को धारण करने वाला बादल होता है, क्योंकि बादलों में ही पानी होता है, ठीक है। इसलिए इसको, ललित का मतलब सुंदर है, विद्युत का मतलब बिजली है, नवजीवन नया जीवन, वज्र होता है एक कठोर जो अस्त्र होता है उसको वज्र कहा जाता है। इंद्र जी का जो अस्त्र था उसे वज्र कहा जाता है। ऐसे ही नूतन का मतलब नई। आगे आप इसके भावार्थ में लिखेंगे कि कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादल आकाश को घेर घेर कर खूब गरज। अब देखिए कविता जो होती है ना वो बिल्कुल छोटी लाइनों में लिखिए। अब इसका जो भावार्थ आप लिखते हैं तो उसको आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ तो इतना ही लिखा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ठीक है, कि हे बादलों तुम क्या करो, पूरे आसमान को घेर करके उसमें गरजो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पारे। अब इसका अर्थ तो इतना छोटा सा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन, क्योंकि कविताओं में भाव होते हैं, ठीक है, और उन्हीं भाव को हमने इस भावार्थ में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो है संबोधित, बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने क्या कहा है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों आकाश को क्या करो, घेर घेर कर खूब गरजो। अब ये लाइन क्यों कही है यहाँ पर कवि ने कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले, क्योंकि जब बादल गरजेंगे उसके बाद बादल बरसेंगे, ठीक है। और लोगों के मन को खुशी कब होगी, जब भीषण गर्मी के बाद बरसात होगी और उस वर्षा के कारण पूरी धरती जो है ठंडक धरती को पहुंचेगी, तो पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं सभी जो हैं उसकी बादलों से क्या हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे, उस पानी से शीतल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये लाइन कही गई है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले, ठीक है, बादलों आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, अर्थात पूरे आकाश को तुम क्या कर दो, घेर दो। और जब तुम आकाश को घेर दोगे तो फिर क्या होगी, बारिश हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारे सुंदर बाल जो हैं, बाल यानी कि केस काले एवं घुंघराले हैं। आपने बादलों को देखा होगा, वो घुंघराले जिस प्रकार से छोटे बच्चों के नए जो बाल आते हैं घुंघराले से, ऐसे ही बादल भी आप जब आप चित्र बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। तो जिस प्रकार तुम्हारे जो है काले जो बादल हैं, केश जो हैं बड़े सुंदर हैं, ठीक है, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समुचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को जो है कवि के रूप में व्याख्यानित जो है करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कवि बादल जो हैं वो कवि की तरह हैं, ठीक है। अब कवि जो है क्या करता है, जब नई कविता लिखता है तो वो अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, असंख्य विचार उसके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इतना लिखिएगा, आगे हम इसको करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसी के भावार्थ में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो बादल हैं वो अपने हृदय में बिजली की चमक को जो है क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने लिखा था कि कवि ने बादलों को कवि के रूप, बादलों को जो है कवि के रूप में व्याख्यानित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो है क्या है, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, जब बादल क्या करते हैं वर्षा कर जाते हैं तो सभी को, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं फिर उगने लग जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही जो है क्या होता है, नया जीवन सबको प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जनों की जो है इच्छा पूरी करते हैं। उसी प्रकार तुम जो है कवि जो हैं वो भी जो है संसार को नया जीवन देने वाले हो।
जिस प्रकार बादलों में वज्र जो है क्या होता है, वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी जो है अपनी नई कविताओं में जो है अथवा भावनाओं को जो में जो है ब्रज को जो है क्या करते हैं, वज्र जो है छिपाकर नवीन दृष्टि से सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार का जो है जोश से भर दो। ठीक है, तो इस पंक्तियों को यहाँ पर अर्थ लिखेंगे। आगे देखिए क्या कहा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसमें देखिए इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। देखिए विकल का मतलब बेचैन हो जाता है, उन्मन उदास, ये मैंने कल लिखाया था आपको। निदाघ गर्मी, सकल सारे, अज्ञात का मतलब अनजान, और अनंत का मतलब आकाश से है, तप्त का मतलब जलती हुई, और धरा का मतलब पृथ्वी। ये तो कुछ पर्यायवाची शब्द भी हैं, इनको तो आप जानते हैं इनके अर्थों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। कब, जब गर्मी का मौसम होता है तब जो है चारों तरफ सभी क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग तो इंसान जो है, मनुष्य तो फिर भी अपने लिए व्यवस्था कर देता है, लेकिन जरा उन पशु पक्षियों की हालत देखेंगे तब। देखिए जब जो है उत्तर भारत में गर्मियों मई जून में कितनी भीषण गर्मी हो जाती है। ठीक है, हम लोग तो अंदर एसियों में, पंखे के नीचे, कूलर में रहा करते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी जंगलों में, जो रेगिस्तान में हैं, उनके लिए देखिए, उनके बारे में जरा सोचिए कि उनका जीवन कितना कष्टमय होता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब चारों ओर का जो वातावरण है वो जो है बेचैनी उसमें व्याप्त रहती है, लोगों के मन भी जो है दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ जब क्या हो जाता है, बेचैनी फैल जाती है, लोग उदास होते हैं गर्मी की वजह से, तो उस समय जब बादल आते हैं, इसलिए कवि उसे क्या कहता है, लोगों के मन को जो है सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, तो संसार के जितने भी प्राणी हैं वे भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात यानी कि अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम जो है बरस कर क्या कर दो, गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। अब अनजान दिशा से, क्योंकि बादल आपने देखे हैं कभी भी किसी भी दिशा से आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो पूरे आकाश से जो है अनंत अलग अलग दिशाओं से या किसी भी दिशा से जो है बादल आ जाते हैं, और फिर जो है तुम क्या करो, पृथ्वी पर जो है क्या कर दो, पृथ्वी को ठंडक पहुंचाओ, पृथ्वी पर जो है वर्षा कर दो, और लोगों को जो है सुखी, उनको सुख जो है प्रदान कर दो। ठीक है, अब इसके अर्थ को आप लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ से लिखेंगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर विकल का मतलब बेचैन से है, उन्मन का मतलब उदास से है, और निदाघ का मतलब गर्मी से है, सकल का मतलब सारे, अज्ञात का मतलब अनजान, अनंत आकाश, तप्त का मतलब जलती, और धरा का मतलब पृथ्वी से है। चलिए इसका अर्थ लिखेंगे, और इसके बाद जो आपके सामने दूसरी कविता है उसके हम यहाँ पर भावार्थ शब्दार्थ लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जो उत्साह जो आपकी कविता है, काव्यांश है, इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किसके बारे में, बादलों के लिए गरजने की यहाँ पर आवाहन किया है। उनको पुकार रहे हैं कवि कि हे बादलों, पृथ्वी पर जो लोग बेचैन हो गए हैं, इसलिए पृथ्वी की जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, क्या इच्छा है कि खूब तुम आकाश में फैलो, और घने घने बादल बन करके खूब घना घना तुम फैलो, और फिर जो है पृथ्वी पर वर्षा करो। ठीक है, चलिए चलिए इसी कविता में यहाँ पर कवि ने दूसरी कविता भी यहाँ पर लिखी है। पहली जो कविता है उत्साह है, और उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों का आवाहन किया है। और दूसरी जो कविता है जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है,
तो इस कविता में यहाँ पर कवि ने फाल्गुन के महीने के जो सौंदर्य का वर्णन किया है, किस प्रकार का वो सौंदर्य है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और चलिए इसको आप चलिए सभी बच्चे साथ में पढ़ेंगे। चलिए इस कविता का एक बार रीड करेंगे, इसके बाद इसके शब्दार्थ। तो देखिए क्या कहा गया है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही हो। सही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही हूँ। चलिए इस कविता की लाइनों को लिखेंगे और शब्दार्थ में देखिए, अट का मतलब यहाँ पर सामना है, आभा का मतलब सौंदर्य से है, और पर का मतलब पंख होता है, मंद गंध का मतलब हो जाएगा हल्की हल्की जो सुगंध या खुशबू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हल्की हल्की खुशबू। उर का मतलब आपने ऊपर भी पढ़ा है, हृदय होता है। पुष्प माल यानी कि फूलों की माला, पाट पाट का मतलब जगह जगह, शोभा श्री का मतलब सौंदर्य होता है। जल्दी से इसके शब्दार्थ लिखेंगे और इस कविता के कुछ लाइनों को आप लिखेंगे। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही हो। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही हो। ठीक है, चलिए इसके शब्दार्थ लिखेंगे। अट का मतलब सामना, आभा का मतलब सौंदर्य, पर का मतलब पंख है, मंद गंध का मतलब हल्की हल्की, खुशबू का मतलब यहाँ पर हल्की हल्की जो खुशबू है उसे क्या कहा जाता है, गंध का मतलब तो यहाँ पर खुशबू से है, और मंद का मतलब होता है हल्की हल्की। ठीक है, अलग अलग यदि आप लिखना चाहें, मंद का मतलब हो जाता है हल्की हल्की। ठीक है, और गंध का मतलब तो खुशबू। ठीक है, उर का मतलब हृदय है, और पुष्प का मतलब पुष्पमाल यानी कि फूलों की माला, पाट पाट यानी कि जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य। चलिए अब इस कविता का हम भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि इस कविता में अट नहीं रही है, इसमें फाल्गुन महीने की जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। तो इसका भावार्थ आप क्या लिखेंगे, अगर यदि इसका प्रसंग आप लिखना चाहते हैं तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर कवि ने फाल्गुन महीने की सौंदर्य का वर्णन किया है। अब भावार्थ में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में फाल्गुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है, किसमें, तन में जो है समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो और उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध जो है वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। आप जानते हैं जब बसंत ऋतु आती है फाल्गुन के महीने में, तो उस समय जो है क्या हो जाता है, चारों तरफ आप देख रहे हैं फूल खिलने लग जाते हैं, पेड़ जो है हरे भरे हो जाते हैं, नए नए उसमें जो है उसकी जो है कलियां, और नए नए उस फूलों की जो है नई नई कलियां खिलने लग जाती हैं। तो अब देखिए फाल्गुन महीने का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि ने क्या कहा है कि चारों तरफ जो है खुशबू का सा वातावरण हो जाता है फागुन के महीने में, और उस वातावरण से जो है हर घर में जो है खुशबू से वो भर देती है।
यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। तो कवि क्या कहता है कि उस सुंदर वातावरण को देखते हुए, उस सुंदर नजारे को देखते हुए जो है मन भी जो है फिर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आप खुद ही महसूस करेंगे जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय चारों तरफ फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली जो है फैल जाती है और खुशबू से जो है पूरा वातावरण भर जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का उस समय जो है वातावरण इतना सुंदर होता है कि मन जो है अंदर से खुद ही जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है। यहाँ पर कवि इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्योंकि वातावरण जो है खुशबू से भर जाता है, घर में भी जो है खुशबू का वातावरण बन जाता है और इस वातावरण ये सब देख कर जो है मन जो है आपका प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। तो मन भी क्या करता है कि आकाश में उड़ना चाहता है, उस प्रसन्नता से मन क्या करता है जैसे कि आकाश में उड़े। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं और फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सबसे आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता हूँ। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि फागुन के महीने में इतनी सुंदरता जो है वातावरण में फैली रहती है, सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं, सुंदर सुंदर कलियां जो है दिखती हैं, वातावरण में जो है खुशबू फैली रहती है फूलों की। तो क्या कहते हैं कि यदि मैं इस फाल्गुन के महीने से अपनी नजरें, अपनी आंख हटाना भी चाहूं तो मैं हटा नहीं पाता। ठीक है, आगे कहते हैं इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी होती है। आप स्वयं भी देखिए, जब बसंत ऋतु आती है, जब फाल्गुन का महीना आता है तो उस समय आप देखेंगे लाल लाल फूल जो है, कहीं पत्ते, पूरा पेड़ जो है लाल दिखेगा फूलों से लदा हुआ, कहीं आपको पत्तियां हरी दिखेंगी। तो इस प्रकार का जो है नजारा आपको फाल्गुन के महीने में दिखती है, कहीं हरे पत्तों से लदी हुई। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से जो है मस्त कर देने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो फागुन के गले में जो है सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हो। तो यहाँ पर फागुन के महीने की यहाँ पर कवि ने क्या किया है, इसका वर्णन किया है। इस प्रकार जगह जगह जो है फाल्गुन का सौंदर्य बिखरा है कि वह सुंदर सौंदर्य जो है समा नहीं पा रहा है, यानी कि इतनी सुंदरता, इतना सुंदर वातावरण है कि ये समा ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के जो भावार्थ को भी आप यहाँ पर जल्दी से लिखेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों के तरफ चलेंगे। तो देखिए एक बार फिर से आप इस कविता को हम रिवाइज करेंगे। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो और उड़ने को नभ में तुम, घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम, पर कर देते हो, पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं डाल, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। आगे देखिए, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इसका भावार्थ यहाँ पर इसके शब्दार्थ लिखेंगे, साथ ही साथ इसके भावार्थ को भी आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में, लिखिए सभी बच्चे, प्रस्तुत कविता में फाल्गुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए, फाल्गुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फाल्गुन की शोभा समा नहीं पा रही है, फाल्गुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। आगे कहते हैं इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो तो सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो, वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर की खुशबू से, हर घर को जो है खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन जो है प्रसन्न हो उठता है, मन जो है बड़ा खुश होता है और आकाश में उड़ना चाहता है। उस सुंदर नजारे को देखने के लिए मन भी ऐसा करता है कि आकाश में उड़े। यह देखकर मन जो है प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है।
इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण होता है, मौसम इतना सुंदर सुहावना रहता है, तो पक्षी भी जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है। फागुन का यह दृश्य देख इतना सुहावना है कि यदि मैं अब सबसे इन सबसे जो है अपनी आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता हूँ। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये दृश्य ही इतना सुंदर है कि यदि मैं अपनी आंखें इस दृश्य से, इस नजारे से हटाना भी चाहूं तो मैं हटा नहीं पाता हूँ। इस समय डालियां कहीं लाल हैं तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। सभी डालियां, सभी पेड़ पौधे जो हैं कहीं लाल हैं। लाल कैसे हो जाएंगी? वो फूलों से लदी हुई है। लाल पीले जो है कहीं हमारे जो डालियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो कहीं लाल हैं तो कहीं हरे पत्तों से लदे हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ रही है। ये दृश्य देखकर, ये नजारा देखकर ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फाल्गुन के गले में सुंदर खुशबू देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह जो है फाल्गुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है और कि वह सौंदर्य समा। ठीक है। इस प्रकार जो है उसका सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य जो है समा नहीं पा रही है। तो जल्दी से इसका भावार्थ लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने दो यहाँ पर कविता पढ़ी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित। पहली कविता यहाँ पर थी उत्साह, जिसमें कवि यहाँ पर बादलों का आवाहन कर रहे हैं, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में यहाँ कवि फागुन के महीने की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि चारों तरफ से किस प्रकार से वातावरण जो है बड़ा सुंदर हो गया है, और इस वातावरण की यहाँ पर कवि ने क्या की है, इसका यहाँ पर वर्णन किया है। अब इन दो कविताओं पर जो बेस्ड आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके जो भावार्थ हैं, इसका प्रसंग है, इसको आप बड़े डिटेल में लिख करके लाएंगे, और कल की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।